96% ORs एंड JCOs है, अफसर सिर्फ 4%। तो हमारी लड़ाई हमेशा से ORs की, वीर नारियों की, फिर JCOs की, और उसके बाद अगर कुछ बचेगा तो अफसर की। आप सबको याद होगा कि जंतर मंतर से ना तो मैंने कभी अफसरों का नाम लिया है, ना जनरल सतबीर ने कभी अफसरों का नाम लिया है। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि इस लड़ाई में बढ़ चढ़कर जितना आप लोग आए उतना अफसर्स भी आए। तो ये दिखाता है कि हमारी एकता में ही ताकत है। तो मैं आप लोगों ने सबने अपना बात का समाप्त इसलिए किया कि फौजी एकता, मैं कहता हूं कि फौजी एकता जिंदाबाद। मैं इससे शुरू करता हूं, फौजी एकता जिंदाबाद। इस फौजी एकता के बिना दोस्तों हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमारी ये यात्रा बहुत लंबी थी और बहुत कठिन थी, क्योंकि आप लोग सब समझते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एडवाइजर तो बहुत होते हैं, काम करने वाले कोई बिरले ही होते हैं। हमको एडवाइस देने के लिए तो हर कोई आ जाता था कि ऐसे करो और ऐसे करो और ऐसे नहीं करो, ऐसे नहीं करो। लेकिन जब हम बोलते थे कि भैया जी अगर आप एडवाइस कर रहे हो तो आगे लीड करिए, हम आपके पीछे चलेंगे, तो वो दोबारा कभी नहीं आए, वो दोबारा कभी नहीं आए। मेरे को यहां तक याद है कि एक ग्रुप आया था जिसने बोला जी आप लोग ये जितना लड़ रहे हैं इसका कोई फायदा नहीं होने वाला, आप लोग इसको ऐसे चलाओ। मैंने कहा आप एक काम करें, आप तो वकील हैं, पुराने JCO रिटायर्ड है, आप एक पिटीशन बना के ले आइए और हम आपके नाम के ऊपर उसको कोर्ट में फाइल करेंगे, तो जितना पैसा लगेगा हम खर्च करेंगे, दोबारा कभी नहीं। तो दोस्तों इस तरह के जो सलाहकार, एडवाइस देने वाले और उसके बाद क्वेश्चन करने वाले बहुत मिल जाते हैं। लेकिन मैं धन्यवाद करूंगा आप सबका सबसे पहले, फिर अपनी गवर्निंग बॉडी का जिन्होंने हमारा पूरा साथ दिया, और फिर जनरल सतबीर का जिन्होंने हमको अच्छे से लीड किया। अगर मैं उनका कहूं दोस्तों, हमारा एजिटेशन 15 जून 2014 से चालू हुआ। एजिटेशन 2015 से चालू हुआ। हमारा एजुकेशन दिन ब दिन बढ़ता गया, और एजुकेशन शुरू क्यों करना पड़ा? करना इसलिए पड़ा कि सरकार ने हमको 1 रैंक 1 पेंशन देने का वायदा 2014 में किया था, लेकिन उन्होंने रिलीज नहीं किया। तो जून में जब हमने एजुकेशन शुरू किया तो मामला धीरे धीरे करके आगे बढ़ा। हमारा डिस्कशन रक्षा मंत्री से शुरू हुआ और ऑलमोस्ट मैं कहूंगा वीकली बेसिस के ऊपर हमारी रक्षा मंत्री से बात होती है। और आज बड़े लोग ये कहने वाले हैं कि एजुकेशन बंद कर देना चाहिए था, ये कर देना चाहिए था, वो कर देना चाहिए था। दोस्तों मैं आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। जितनी बारी हमारी रक्षा मंत्री से बात हुई उतनी बारी उन्होंने ये बोला एजुकेशन करना आपका अधिकार है, इसलिए मैं आपको कभी बंद करने के लिए नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं आपके हक के लिए जो कर सकता हूं जरूर करूंगा। मैं धन्यवाद करता हूं स्वर्गीय मनोहर पारिकर जी का जो उन्होंने ये कहा। और आपको मैं ये बता दूं कि जो उन्होंने 1 रैंक 1 पेंशन डिफाइन करी थी वो हम सबको मंजूर थी। जब हमारे साथ मीटिंग हुई उसमें हमने सबने उस 1 रैंक 1 पेंशन के फॉर्मूले को एक्सेप्ट किया। वो फॉर्मूला ये था कि सबको एक्स ग्रुप को एक्स ग्रुप की, वाई ग्रुप को वाई ग्रुप की 2013 की मैक्सिमम पेंशन दी जाएगी। ये बिल्कुल सही था और लीगली भी बिल्कुल करेक्ट था। उन्होंने हमसे पूछा यह आपको एक्सेप्टेबल है, तो हम दोनों ने जाके बोला यस ये हमें एक्सेप्टेबल है। दूसरा फार्मूला भी था जिसमें सबको एक्स ग्रुप की देने का था। हमने कहा ये 14,000 करोड़ हमको एक्सेप्टेबल नहीं है, हम देश के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन नहीं डालना चाहते, हम केवल उतना ही मांगेंगे
उतना ही लेंगे जितना हमारा अधिकार है। जो हमारी नाकड़ा साहब के केस के अंदर लिखा हुआ है, जो हमारी डेफर्ड वेजेस है, ये हमारा पेंशन हमारा अधिकार है। जो हमारा अधिकार है हमको उतना ही चाहिए। तो दोस्तों, ये केस चलता रहा, फाइलें ऊपर नीचे होती रही और सडनली 5 सितंबर को, हाँ सडनली 15 अगस्त को जंतर मंतर के ऊपर पुलिस ने आके तोड़ फोड़ कर दी, अटैक किया, जिसमें हमारा शेर सैनिक भी था। और 16 अगस्त से सरकार पर दबाव डालने के लिए हमारे सैनिक भूख हड़ताल पे बैठ गए। मैं हम सब सैनिकों का सल्यूट करता हूं, जिसमें सबसे आगे थे पुष्पिंदर, अशोक चौहान, अनिल शर्मा और मेजर सिंह, हमारे एटा से बद्रीनाथ जी, सारे नाम मुझे याद नहीं है, मुझे टोटल नंबर मालूम है, 23 लोग थे जो भूख हड़ताल पे बैठे। भूख हड़तालों की लिस्ट ये है, मैं सबका नाम पढ़ना चाहता हूं। कर्नल पुष्पिंदर, हवलदार मेजर सिंह, हवलदार अशोक चौहान, हवलदार साहब सिंह, मेजर प्यार चंद राणा, लेफ्टिनेंट गंगा सिंह आर्या, सूबेदार विजय सिंह, हवलदार राम निवास, SWR केशव सिंह, सिपाही विजय पाल सिंह, CPA ओम प्रकाश यादव, कमांडर AK शर्मा, नायक उदय सिंह रावत, समल सिंह यादव, आई थिंक सिविलियन है, अच्छा एक सिविलियन भी है, हवलदार महेंद्र सिंह एंड मैडम सुदेश। मैडम सुदेश का नाम लिए बिना तो इस जंतर मंतर से कुछ हिल ही नहीं सकता। मैं इनको स्पेशल सल्यूट करता हूं। तो दोस्तों, इस भूख हड़ताल का इफेक्ट ये हुआ, ये भूख हड़ताल झूठी भूख हड़ताल नहीं थी, ये सच्ची भूख हड़ताल थी, जिसमें सच में हमारे इन सैनिकों ने, इंक्लूडिंग सुरेश जी ने, मिलकर एक दाना भी नहीं खाया, केवल पानी पिया। उसका प्रेशर ये हुआ कि 5 सितंबर को सरकार ने 1 रैंक 1 पेंशन अनाउंस की, और जो अनाउंस करी दोस्तों, वो जो हमसे डिस्कस करी गई थी वो नहीं थी, वो लंगड़ी OROP थी। हम उस दिन शाम को मनोहर पारिकर जी से जाके मिले, उन्होंने अपना एक असमंजस सा दिखाया कि मैं अपनी मजबूरी दिखाई कि मैं तो ये दूसरी मांग रहा था, पर मेरे को जबरदस्ती ये कल पास करके दी गई है, मैं अभी भी कोशिश करूंगा। हमारी लड़ाई तब से शुरू हुई, क्योंकि हमको जो दिया गया है वो 1 रैंक 1 पेंशन नहीं थी, हमको धोखा दिया गया था, वो लंगड़ी 1 रैंक 1 पेंशन थी। लड़ाई चालू हुई, राम जेठमलानी जी हमको आके मिले, उन्होंने बोला कि आपका एक ही तरीका है, सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट का केस मैं यहां आपके लिए लड़ूंगा। ये आप लोगों की हिम्मत है और ताकत है, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट थे दवे साहब, 22 वकीलों के साथ जंतर मंतर पे आए और उन्होंने बोला कि हम आपका केस फ्री ऑफ चार्ज लड़ेंगे। तो दोस्तों, ये आपकी एकता की ताकत है जो आज हम यहां तक पहुंचे। हमारा केस का पिटीशन राम जेठमलानी जी ने बनाया और वो 9 जून 2016 को सुप्रीम कोर्ट में एक्सेप्ट किया गया। नॉर्मली आप लोगों को पता होना चाहिए कि इस तरह की पिटीशन, सरकार के खिलाफ की पिटीशन, सुप्रीम कोर्ट आसानी से रजिस्टर नहीं करते, लेकिन ये आपकी हिम्मत, आपकी एकता और आपको जो सपोर्ट मिला है, उसके कारण आपका पिटीशन रजिस्टर हुई। उसके बाद 2-3 कोर्ट केस के रिजल्ट और आए, जिसमें 33 साल वाला रूल भी था। तो हमने सोचा कि हमारी पिटीशन में कुछ चीजें और ऐड होनी चाहिए, तो हमने स्पेशल एप्लीकेशन डाली सुप्रीम कोर्ट में और हमने बोला कि हम अपनी पिटीशन को अमेंड करना चाहते हैं, और हमने 2017 के एंड में अपनी पिटीशन को अमेंड किया। तो दोस्तों, लगभग आप ये सोचिए, जिस दिन हमारी अमेंडेड पिटीशन जमा हुई, हमारा केस उस दिन से शुरू हुआ, 2016 से नहीं,
2017 के एंड में 2018 के बिगनिंग में शुरू हुआ। उसके बाद लगभग 3 साल लगते हैं सुप्रीम कोर्ट को सारे कागज इकट्ठे करने में, क्योंकि हमने जो अमेंडेड पिटीशन डाली, सरकार ने उसका जवाब दिया, उसके जवाब के ऊपर हमने उनका रिजॉइंडर डाला तो सरकार ने उसका जवाब दिया। ये करते करते 1 मई 2019 हो गई, जिस दिन पहली हमारी एक्चुअल हियरिंग शुरू हुई। और मुझे वो दिन बहुत अच्छे से याद है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर हम लोग थे, मैडम सुदेश भी थी, माला जी भी थी, हम सब सुप्रीम कोर्ट में खड़े हुए थे। और हमारे वकील ने, उससे पहले आपको एक चीज और बता दूं कि उससे पहले अनफॉर्चुनेटली राम जेठमलानी जी इस वक्त चले गए और हमारे पास सीनियर वकील नहीं थे। हमको सलमान खुर्शीद जी ने बोला हम आपका केस फ्री लड़ेंगे, वीके तनखा जी ने बोला हम आपका केस फ्री लड़ेंगे, हुजैफा अहमदी साहब जी ने बोला हम आपका केस फ्री लड़ेंगे। तो आपस में सलाह करके हमने हुजैफा अहमदी जी को ही एक्सेप्ट किया। तो 1 मई 2019 को जो सबसे पहली हियरिंग हुई, जिसपे हुजैफा अहमदी जी ने एक नोट जमा किया, जिसके अंदर सिर्फ 2 पेज के अंदर आपकी पूरी की पूरी ओआरओपी का शॉर्ट फॉर्म उन्होंने जमा किया, कंसाइज, कंसंट्रेटेड और इफेक्टिव। और उन्होंने बोला, तो जज साहब ने सवाल पूछे तो उन्होंने उस वक्त बोला कि सर ये टेक्निकल क्वेश्चन है, ये मेरे साथ गांधी साहब बैठे हैं, अगर आप परमिशन दें तो ये जवाब दे सकते हैं। दोस्तों, उस दिन मेरे को 10 मिनट का समय मिला और मैंने जज साहब को बिल्कुल क्लियर टर्म्स में समझा दिया कि ये जो ओआरओपी हमें दी गई है, ये हमको आने वाले समय के लिए भी हमेशा 3 साल 2 साल पीछे रखेगी। 2014 में 2013 भी पीछे रखा हमें 1.5 साल, 2019 में 2017 भी 1.5 साल पीछे रखेंगे। जब 8वां पे वेतन आएगा 2026 में, तब भी हमको 1.5 साल पीछे रखेंगे, और जब उसके आगे भी कुछ होगा तब भी हमें 1.5 साल पीछे रखेंगे। इसलिए ये हमको एक्सेप्टेबल नहीं है। हमको चाहिए मैक्सिमम पेंशन 2013 की और ऑटोमेटिक रिव्यू, दैट इज मैक्सिमम पीरियड ऑफ 1 ईयर। जज साहब ने मैडम सुदेश को भी बोला कि आप भी कुछ बोलना चाहती है तो बोले, ये भी बोली, माला जी भी बोली, उन सब की बात रिकॉर्डेड है। तो दोस्तों, ये आपकी ताकत है कि सुप्रीम कोर्ट के जज ने सुदेश जी को और माला जी को और मेरे को भी बात को समझाने का पूरा मौका दिया। अगर ये एकता नहीं होती तो ये नहीं हो सकता। तो मेरी आप सबसे गुजारिश हमेशा रहेगी कि अपनी एकता बनाए रखिए, और जो लोग फजूल में एडवाइस देने वाले हैं उनकी चिंता ना करिए, जो क्रिटिसाइज करने वाले हैं उनकी चिंता मत करिए। तो दोस्तों, उसके बाद अगली डेट लगी, क्योंकि उस चिट्ठी का जवाब सरकार ने देना था, उन्होंने जवाब दिया। फिर हमारी डेट लगी 24 मार्च 2020, और हमारी बदकिस्मती देखिए कि उसी दिन कोरोना के लिए इंडिया लॉकडाउन हो गया, और वो इंडिया लॉकडाउन तो 2 साल खुला ही नहीं। तो इसलिए ये कहना कि हमारी ओआरओपी में तारीख पे तारीख लगी है, दोस्तों, ये सुप्रीम कोर्ट के साथ न्याय नहीं होगा। हमको ये मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट ने आपकी 1 रैंक 1 पेंशन को सबसे अर्जेंट, सबसे इमीडिएटली और पूरा ध्यान लगा के सुना है। मैं इसलिए इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, जजों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। तो दोस्तों, अब 24 मार्च जो डेट लगी तो उस दिन तो कोर्ट बैठा नहीं। उसके बाद हमारे वकील कोशिश करते रहे बार बार डेट लेने के लिए। आपको हैरान होगा, डेट लेने के लिए वकील को जाके हर बारी सुप्रीम कोर्ट में जाके जजेस को रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि ये केस बहुत अर्जेंट है, सर इसकी डेट दीजिए। उनके रिक्वेस्ट करने पर डेट लगती थी, पर सुप्रीम कोर्ट के पास पुराने केसेस इतने होते थे कि हमारा केस कभी 30वें नंबर पे आता था, कभी 18वें नंबर पे आता था, कभी 20वें नंबर पे आता था, कभी बेंच बैठती थी, कभी हमारा नंबर नहीं आता था। करते करते साहब 2 साल पूरे निकल गए, 3 साल पूरे निकल गए। फाइनली हमारे सीनियर वकील साहब ने जज साहब को फिर रिक्वेस्ट करी कि सर ये बहुत अर्जेंट केस है, और अगर आप इसको
नंबर 1 पे नहीं लगाएंगे तो ये केस कभी सुनाया नहीं जाएगा। ये आपके सीनियर वकील की रिक्वेस्ट के ऊपर वन रैंक वन पेंशन का केस नंबर 1 पे लगा और नंबर 1 पे लगा 2 फरवरी को। और जब लगा तो सुनवाई हुई दोस्तों, और उस दिन ये फैसला किया गया कि उस दिन कोर्ट के पास समय नहीं था। उन्होंने वकील साहब से पूछा आपको कितना समय चाहिए, हमारे वकील ने बोला सर 4 घंटे। उन्होंने एएसडी साहब से पूछा आपको कितना समय चाहिए, उन्होंने बोला हमें पूरा दिन चाहिए। तो कोर्ट तो सिर्फ 2 घंटे 3 घंटे के लिए बैठ रहा था। उन्होंने कहा फिर आज नहीं, हम आपको जिस दिन नॉन मिसलेनियस डेज होते हैं, मतलब जिस दिन और केसेस नहीं होते, हम आपका केस उस दिन लगाएंगे और उस दिन सुनेंगे, आपको पूरा समय दिया जाएगा। हमारा केस 15 फरवरी को लगा दोस्तों, और 15 फरवरी को नंबर 1 पे लगा। सबसे पहले अब मैं आपको थोड़ा केस के बारे में बताता हूं। ये तो थोड़ी मैंने हिस्ट्री बता दी है, अब मैं आपको थोड़ा केस के बारे में बताता हूं। सबसे पहले अहमदी साहब को मौका दिया गया कि आप बताइए। अहमदी साहब ने दोस्तों 4 घंटे लिए और केस को शुरू से लेके तीसरे पे वेतन से लेके और आज तक की पूरी हिस्ट्री उनको समझाई, और उनको यह समझाया कि आज तक फौजियों के साथ कैसे अन्याय होता रहा। उन्होंने ये भी बताया कि कारगिल में आपको 31,000 रुपए मिलता है और सिविलियंस को शिलोंग जाने के लिए 70,000 देते हैं। उन्होंने यह भी समझाया कि किस तरह से होम मिनिस्ट्री के अंदर अलाउंसेस ज्यादा हैं और डिफेंस मिनिस्ट्री में अलाउंसेस कम है। उन्होंने फिर यह समझाया कि इनको जो एनोमलीज डाली गई हैं उसके कारण 1.5 साल ये हमेशा पीछे रहेंगे, और उनको ये भी समझाया कि फौजियों को तो फौज में रह के कोई स्किल मिलता नहीं है सिवाय गार्ड ड्यूटी के, और कुछ कर नहीं सकते। और मैंने उनको यह समझाया था, मैं आपको बता दूं कि करगिल में जब हमारा बंदा ड्यूटी देता है, हमारा फौजी ड्यूटी देता है, तो अपने साथी से हर 2 घंटे बाद पूछता है दोस्त जिंदा है या जम गया। और राजस्थान में 48 डिग्री के अंदर जब खड़े होकर ड्यूटी देते हैं तो बदन पे ब्लिस्टर्स आ जाते हैं। तो मैंने वकील साहब को बोला था कि आप उनको बोलिएगा कि हमारा फौजी जो है वो जिंदा हो या जम जाऊं, फफूंदा लेके फट जाऊं, पर भारत मां तेरी सेवा में मैं प्राण निछावर कर जाऊं। जब मैंने उनको यह समझाया तो उनकी आंखों में पानी आ गया कि ये हालत है आप लोगों की। मैंने कहा सर, आईएमए की सेंट्रल हॉल के अंदर सबसे एक है चेटवुड बोर्डो, चेटवुड साहब का एक बोर्डो उन्होंने दिया था, उसमें सबसे पहली लाइन है वेलफेयर एंड सेफ्टी ऑफ कंट्री फर्स्ट एंड ऑलवेज। वेलफेयर एंड सेफ्टी ऑफ योर मेन सेकंड, वेलफेयर ऑफ योरसेल्फ ऑलवेज एट द एंड। तो मैंने जब उनको यह समझाया कि सर ये हमारा मोटो है और हम ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं ये अफसरों के लिए नहीं है, ये लड़ाई हम अपने सोल्जर्स के लिए लड़ रहे हैं जिनकी कंडीशन बहुत ही खराब है। वो फौज में भी गार्ड ड्यूटी देते हैं और बाहर आके भी आपके कारपोरेट हाउसेस के अंदर खड़े हुए गार्ड ड्यूटी देते हैं, आपकी जो सोसाइटीज हैं इनमें खड़े होकर गार्ड ड्यूटी देते हैं। इसलिए ये 3 या 4 हजार रुपए मेरे को या अफसरों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर ये 4 हजार रुपए या 5 हजार रुपए जो हमारे फौजियों की पेंशन बढ़ेगी उससे उनके बच्चे पढ़ेंगे, उससे बच्चों को खाना मिलेगा और उनकी एजुकेशन बढ़ेगी। ये जब उनको समझ में आया तो उनके अंदर जुनून और भर गया। और हमने जब उन्होंने 4 घंटे सुप्रीम कोर्ट में बोला तो जज साहब ने 50 सवाल किए
और हर सवाल का सही जवाब दिया गया। हमने वकील साहब ने हमारे जो एसी साहब ने रिप्लाई डाला था उसके शीशा लेजर कर दिया और ये बता दिया कि जो भी बोला जा रहा है ये सिवाय झूठ की और कुछ नहीं। इसके बाद एसी साहब को मौका मिला, उस दिन सिर्फ 15 मिनट का टाइम रह गया था। उन्होंने 15 मिनट में बोला, उस 15 मिनट के अंदर उन्होंने बोला कि ये जो डिफरेंस ऑफ पेंशन हम दिखा रहे हैं ये इसलिए है कि जो पुराने वालों को हम कंपेयर कर रहे हैं उनको एमएसीपी मिला हुआ है, नहीं मिला हुआ, और जो नए वाले हैं उनको एमएसीपी मिला हुआ है। उनका ये कहना था कि जज साहब ने उनको पकड़ लिया। वो कहते हैं जी आप ये कहते हैं कि एमएसीपी उनको नहीं मिला हुआ, तो आपने फिर 1 रैंक 1 पेंशन दी क्या है? 1 रैंक 1 पेंशन का मतलब तो ये हुआ कि एक रैंक की सर्विस और सेम पेंशन, उसमें एमएसीपी कहां से आ जाता है? तो उन्होंने बड़ा जोर लगाया कि एमएसीपी को नहीं मिला हुआ, ये सरकार का फैसला है, ये सरकार का एग्जीक्यूटिव डिसीजन है और इसलिए डिफरेंस ऑफ पेंशन तो ये रहेगा। जज साहब ने इंस्टेंटली पूछा, तो आप ये बताइए कि जितने लोगों को एमएसीपी नहीं मिला है उनको अगर एमएसीपी देंगे तो अब कितना खर्चा आएगा? इसके लिए एसी साहब ने बोला सर हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा और हम इसके लिए एक डॉक्यूमेंट सबमिट करना चाहते हैं। मतलब इतने सारे डॉक्यूमेंट होने के बाद आप हैरान होंगे कि डॉक्यूमेंट को अगर ये वर्टिकल खड़ा किया जाए तो शायद कुतुब मीनार के बराबर पहुंच जाएंगे। इतने डॉक्यूमेंट सबमिट किए गए, वो फिर डॉक्यूमेंट सबमिट करना चाहते हैं। अगली तारीख जज साहब ने बोला कि ठीक है हम परसों तारीख देते हैं आपको। बोला नहीं सर हमको 1 हफ्ता लगेगा डॉक्यूमेंट बनाने में। तो 15 के बाद तारीख दी गई। 23 तारीख को हमारे वकील ने बोला सर नंबर 1। जज साहब ने बोला यस नंबर 1। अब हमें पता था कि ये जो अपना डॉक्यूमेंट तो हमें 22 तारीख रात को ही देंगे, क्योंकि तब ये लोग 22 रात को देंगे, ये सोचेंगे कि हमको तो पढ़ने में समय लगेगा और इनको 15 दिन का टाइम और मिल जाएगा, और 15 दिन का टाइम और मिलेगा तो मतलब और भी ठंडी हो जाएगी। लेकिन मैंने जज साहब ने ये फैसला कर लिया था कि हमने इनको और टाइम नहीं देना। हमने हर हालत में इस केस को 23 तारीख को खत्म करना है, क्योंकि आयरन इज हॉट, स्ट्राइक ऑन आयरन इज हॉट। और एज यूजुअल 21 तारीख रात को हमको इन्होंने डॉक्यूमेंट दिया। हमारे पास केवल 22 तारीख का समय था। 22 तारीख शाम को 4 बजे हमारी मीटिंग अपने वकील साहब से, सीनियर साहब वकील साहब से हुई। मैं अर्जन साहब गए, अटेंड किया, गुड़गांव से निजामुद्दीन। उसमें यह फैसला हुआ कि अब क्या किया जाए, हम टाइम ले कि अभी स्ट्राइक करें। वकील साहब ने बोला मेरी तो सलाह आप लोगों को यह है कि स्ट्राइक करो, अभी टाइम लोगे तो सब कुछ ठंडा हो जाएगा, अभी गरम गरम मामला है और जो हमने फैसला कर रखा था। तो उन्होंने फिर बोला फिर तो काम बहुत करना पड़ेगा, क्योंकि हमें इसका जवाब बनाना पड़ेगा और वो जमा करना पड़ेगा रात को, जिससे कि कल सुबह वो लोग टाइम ना मान सके। तो दोस्तों हम दोनों ने मिलकर और हमारे वकीलों की पूरी टीम ने मिलकर रात को 11 बजे तक जवाब बनाया रफ में। 10:30 बजे 11 बजे वकील, बड़े सीनियर वकील ने देखा, उसने अमेंडमेंट करी और उसके बाद वो टाइप हुआ। रात को 1 बजे वो जाके इलेक्ट्रॉनिकली फाइल किया गया और सरकारी वकील को दिया गया और 1 बजे उसकी फाइनल कॉपी हमने अपने सीनियर वकील को दी। उन्होंने रात को पढ़ा और सवेरे 9 बजे वो तैयार हो गए। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि हुजैफा साहब हमारे लिए प्रो बोनो अपीयर हो रहे हैं। इन 3 दिनों के अंदर उन्होंने अपने सारे पेमेंट वाले केसेस छोड़ दिए। आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में हर अपीयरेंस के वकील को कितने पैसे मिलते हैं, कितनी फीस मिलती है। ये आपकी ताकत है, ये आपकी एकता है, ये आपका जुनून है कि उन्होंने सारे पेमेंट वाले केसेस छोड़ दिए और वो कोर्ट के अंदर बैठे रहे। तो 23 तारीख को सुबह एएससी को मौका मिला कंटिन्यू करने का और 3 घंटे के बजाय दोस्तों उन्होंने 6 घंटे
लंच पूरा कर दिया, लंच के बाद भी उन्होंने खत्म नहीं किया। और अगर मैं ये बोलूं कि उन्होंने 7 घंटे जो बोला सिवाय अंग्रेजी बोली, और उसके नटशेल उसका ये था कि सरकार का डिसीजन है और इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं कहा। और सबसे बड़ी बात ये बोली उन्होंने, पहले तो उन्होंने ये बोला कि एमएसपी के कारण खर्चा सरकार की ओर 42,000 करोड़ आएगा, और दूसरी लाइन में उन्होंने बोला कि एमएसपी 1973 से लागू है, हमने 1973 के बाद जितने लोग रिटायर हुए सबको हमने एमएसपी दे दिया। तो जैसे आपने बोला कि अगर 1973 के बाद में आपने सबको एमएसपी दे दिया तो रह कौन गया? हमने जवाब बना के दिया था साहब, रह गए सिर्फ 2 लाख। 2 लाख के ऊपर एमएसपी दोगे तो खर्चा कितना आएगा? सिर्फ 338 करोड़, 3 करोड़ 38 लाख। और एसी ने बना के दिया था 42,000 करोड़। तो जैसे आपने पूछा, अगर आप एक तरफ से तो बोलते हैं कि आपने एमएसपी सबको दे दी, और दूसरी तरफ से बोलते हैं उसी सांस के अंदर कि आपने खर्चा 42,000 करोड़ आएगा, कैसे? कोई जवाब नहीं, वो इधर उधर कर गए। ये तो सर एग्जीक्यूटिव डिसीजन है, इसको तो आप चैलेंज नहीं कर सकते। फिर उन्होंने बोला कि जो पुरानी ओआरओपी दी थी 26 फरवरी को, उसका कोई कैबिनेट अप्रूवल नहीं था, और जो हमने 7 नवंबर को दी है उसका कैबिनेट अप्रूवल था। तो जज साहब ने बोला कि भाई कैसे हो सकता है, आप हमें बताइए। हमारे वकील साहब ने तैयारी करके रखी हुई थी। तीसरा पॉइंट उन्होंने एसी साहब ने यह दिया कि अगर हम सबको मैक्सिमम पेंशन देते हैं तो खर्चा 1,45,000 करोड़ आएगा। याद कर लीजिए कि आपको 40 साल ओआरओपी इसलिए नहीं मिली कि हर चीज का खर्चा बढ़ा बढ़ा के दिया जाता था, और उसको एक्सप्लेन करने वाला, कॉन्ट्राडिक्ट करने वाला कोई नहीं होता था, क्योंकि कोई ऑर्गेनाइजेशन लड़ती ही नहीं थी, कोई कैलकुलेशन करता ही नहीं था। लेकिन दोस्तों हमने किया। इसके बाद हमारे वकील साहब को समय मिला दोबारा, और जैसे आपने बोला केवल 15 मिनट, उस 15 मिनट के अंदर हमने उनके बती हो दिया। हमने ये प्रूव कर दिया कि पहली बात, जो 4th ऑप्शन ये बोल रहे हैं हमने वो कभी मांगी ही नहीं। हमने जो 3rd ऑप्शन मांगी है, जिसका खर्चा केवल एक्स्ट्रा खर्चा केवल 2,910 करोड़ है। अगर 7 साल भी 6 साल का एरियर भी गिन लो तो 6 से मल्टीप्लाई कर लो 15,000 करोड़, उसमें 7वां पे वेतन भी लगा लो तो 30,000 करोड़। 1,45,000 करोड़ कहां से बनता है? ये झूठ और केवल झूठ। दूसरा, यह समझाया गया कि एमएसपी का जो खर्चा एक्स्ट्रा है वो 2,910 करोड़ में इंक्लूडेड है, एक्स्ट्रा नहीं है। तो जजेस ने स्पेसिफिकली बोला हुजैफा साहब को कि हमने आपका पॉइंट समझ लिया है, हम बिल्कुल समझ गए हैं, अब हम इसके ऊपर डिलीवरेट करके आपको फैसला देंगे। तो दोस्तों, आपका पॉइंट 1 रैंक 1 पेंशन का बहुत स्ट्रांगली कन्वे किया गया है और स्ट्रांगली प्रूव किया गया है। अब ये कोर्ट के ऊपर है कि वो उसको कैसे उसको लिखते हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने आपका केस बहुत ध्यान से, बहुत इज्जत से सुना है, और हमें पूरी उम्मीद है कि आपका फैसला भी पूरी इज्जत के साथ आपको न्याय पूरा मिलेगा। लेकिन यह कहना अभी मुश्किल है कि वो क्या लिखेंगे, इसके बारे में प्रेडिक्शन करना एट दिस स्टेज बिल्कुल गलत होगा। पर हमें पूरा विश्वास है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर और इस देश की न्याय संहिता के ऊपर कि हमें न्याय अवश्य मिलेगा। तो दोस्तों, ये तो ही बात आपकी ओआरओपी। हमारी लड़ाई केवल ओआरओपी से समाप्त नहीं होती, हमारे और बड़े मुद्दे हैं जो डिटेल में आपको जज साहब समझाएंगे, और हमारा एकता बनी रहेगी तो हमारे सारे मुद्दे भी सॉल्व होंगे। इसलिए दोस्तों,
इस बीच में आपको 2 एग्जाम्पल मैं और देना चाहता हूं, जो इंटरनेट के ऊपर और व्हाट्सएप के ऊपर हमारे 2 अफसर साहबान हैं जो अपने आप को हर चीज का चैंपियन समझते हैं। एक साहब तो ये बोलते हैं, नाम नहीं लूंगा मैं किसी का, एक साहब तो ये बोलते हैं कि भैया फौज को सबसे ज्यादा पेंशन मिल रही है, इसलिए वॉर ओपी के सर्कस मत करो, इस एजुटेशन की सर्कस मत करो, सुप्रीम कोर्ट में केस डालने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा साहब बोलते हैं कि आईएसएम ओआरओपी का केस हार गया। वो बोलते हैं अभी तो 13 तारीख को सुनवाई हुई, 2 तारीख को सुनवाई हुई थी, 10 तारीख को बोलते हैं कि आईएसएम केस हार गया। मैं सिर्फ आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि ऐसी अफवाहों के अंदर आके ना तो अपना आपा खोइए, ना अपना संयम खोइए, और ना ही उनको कोई जवाब देने की जरूरत है। हम जवाबदेह हैं अपनी आत्मा के लिए, हम जवाबदेह हैं आप लोगों को। हम उनके कोई जवाब दे नहीं है, ना ही उनको कभी जवाब देंगे, जिनका काम सिर्फ सरकार की अंधभक्ति करनी। तो दोस्तों याद रखिए, ये टीम हमेशा आपके साथ रहेगी, ये टीम हमेशा सबसे पहले भला आपका करेगी, फिर हमारी वीर नारी का करेगी, फिर एजेंसी उसका करेगी, और फिर हम अफसर की बात। और के साथ मैं फिर बोलता हूं, जिंदा हूं या जम जाऊं, फफूंदा बन के फट जाऊं, पर भारत मां तेरी सेवा में, रक्षा में मैं प्राण निछावर करता हूं। भारत माता की, भारत माता की।